नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। कहीं न कहीं पूरी तरीके से अब मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ चुकी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ और ये मैं तब कह रही हूँ जब 5 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं, क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे सामने आने के बाद और भी ज़्यादा कांग्रेस एक्टिव हो गई है और साथ ही साथ सतर्क भी हो गई है, क्योंकि अब कांग्रेस दे रही है तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। 18 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख, ये तीनों तारीखों में कुछ बड़ा करने वाली है कांग्रेस। सही समझे, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और 21 दिसंबर, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख बिल्कुल सही बैठ रही है इस खबर पर ये लाइनें। क्या है इन तारीखों में, क्या है बड़ी स्ट्रेटजी, बड़ी कहीं न कहीं अंदर खाने प्लानिंग, बड़ा खेल क्या है, पूरा रिवील करने वाली हूँ। किस तरीके से विपक्ष अब आगे बढ़ने वाला है, ये भाजपा भी जाने कि अंदर खाने स्ट्रेटजी बड़ी दमदार बना ली है कांग्रेस ने या फिर मैं ये कहूँ विपक्ष ने। पर एक इस बीच में एक बयान जो काफ़ी चर्चित रहा पीएम मोदी का, वो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। पीएम मोदी ने 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ कही थी कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का विपक्ष मजबूत हो। हम एक कदम चले तो हम चाहते हैं कि वो भी चले, ढाई कदम चले, वो हमसे ज़्यादा चले, तो वही कुछ कर दिखाया है कांग्रेस ने। कुछ ऐसा कर दिखाया है कि ना अब घंटे बिता रही है और ना अब दिन गँवा रही है। सीधे आती हूँ खबर पर। क्या बड़ी खबर निकल कर के विपक्ष से सामने आई है या फिर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस से सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ उस सूबे में, जिस सूबे में कांग्रेस को हार मिली, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 बड़े राज्य, हिंदी भाषी राज्य। क्या कर दिया है इन राज्यों में, ये आप सुनिए। जैसे ही ये राज तिलक हुआ है, उसके बाद कांग्रेस ने सबसे पहले तो अपने तमाम बड़े नेताओं को हटाना शुरू कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि एक बीच में आवाज भी उठी थी कि जब-जब आप यूथ को आगे रखेंगे, तब-तब कमान आपकी मजबूत पाई जाएगी। अब मैं लौटती हूँ सीधे उस बड़ी खबर पर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। मैंने क्यों कहा कि तारीख पर तारीख, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और 21 दिसंबर। सबसे पहले मैं आती हूँ 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को कांग्रेस क्या बड़ा करने वाली है। मैं बात करूँ पूरे देश की, सबसे बड़ा सूबा पूरे देश में है यूपी। यूपी में 18 दिसंबर को कांग्रेस एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रही है वरिष्ठ नेताओं के साथ कि राहुल गांधी अमेठी से उतरे या नहीं, जो उनकी पारंपरिक सीट थी, पारंपरिक क्षेत्र था, जिससे वो हारे। इस पर स्ट्रेटजी बनेगी कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़े। ये इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले तय किया जाना है कि क्या कुछ करना होगा। दूसरा, यूपी में बैठक करने का बड़ा कारण ये भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक में जाएंगे उससे पहले ये भी डिसाइड करना होगा कि यूपी के जो बड़े चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और आरएलडी से जयंत चौधरी, ये तमाम चेहरों को कितनी सीटें दी जा सकती हैं और कांग्रेस अपने पास कितनी रखे, क्या आकलन बना सकती है, उससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले वो अपने नेताओं से पूछेगी। सूबे के सबसे बड़े सूबे यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें आती हैं, वहां से अपने नेताओं से राय मशवरा करेगी 18 तारीख। अब आते हैं 19 तारीख, जिसके बीच में केवल एक रात है। 19 तारीख को है बड़ी बैठक, वो है इंडिया गठबंधन की बैठक। ये आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, ये तीनों तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को एक-एक बारीकी से जानकारी समझ में आए कि क्या खिचड़ी बड़ी पक रही है, जो आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगी। 19 तारीख को, 18 तारीख को वो अपने यूपी के बड़े नेताओं से बैठक करेंगे और 19 तारीख को
वो सीधे तौर पर, साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के बीच में बैठेंगे, यानी कि कांग्रेस बैठेगी, बातचीत करेगी तमाम गठबंधनों से, और क्या उनका सलाह मशवरा रहा या क्या पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा, उन बातों को भी रखेगी। और जो सीट बंटवारे की बातें हैं वो किस हद तक जाएंगी वो भी देखना होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूरा, मैं ये कहूं कि पूरे देश का विपक्ष, जो छोटे छोटे दल हैं, जो बड़े दल हैं, जो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या फिर राज्य में, अलग अलग राज्यों में बड़ी भूमिका रखते हैं, वो तमाम विपक्ष एकजुट होकर के क्या करेगा? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, चाहे नीतीश कुमार, चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे यहाँ पर बात कर ले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार बैठक में शामिल होते रहे हैं। और स्टालिन की मैं बात कर लूं, वहीं मैं जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं की बात कर लूं, अब्दुल्ला की बात कर लूं, साथ में महाराष्ट्र में आ जाऊं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेहरे निकल करके सामने आने वाले हैं। और जो कहीं ना कहीं ये भी बातें हैं कि जो हार मिली है कांग्रेस को, उस पर भी बातें होने वाली है, क्यों मिली ये हार। पर इस बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस समय विपक्ष, मतलब जब रिजल्ट सामने आए हैं, विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं कर रहा है, बल्कि जो सकारात्मक बातें हैं उनको आगे ला रहा है। ये मैं क्यों कर रही हूँ? मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल राघव चड्ढा का दे रही हूँ। राघव चड्ढा ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम में एक बात कही कि बीजेपी से ज्यादा वोटें आई हैं कांग्रेस की, 10 लाख वोटें ज्यादा बीजेपी से कांग्रेस को मिली है। तो कहीं ना कहीं वो ये जताना चाह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत है और विपक्ष के खेमे को पसंद किया जा रहा है, विपक्ष की विचारधारा को पसंद किया जा रहा है, जो उनकी बातों से पता चलता है। अखिलेश यादव भी रिजल्ट के बाद तंज नहीं कसते मिले, उन्होंने ये कहा कि हमें एक होकर के लड़ना पड़ेगा, और लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए, जो लगातार विपक्ष उठाता रहा है। पर इस बीच में इन सब चीजों की बात ना करें तो ये बात करें कि क्या विपक्ष एक दूसरे से सहमत है? मैं ये बहुत हद तक कह सकती हूँ, क्योंकि एक दूसरे की कमान को संभालते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, एक दूसरे की जो हार है उसको कहीं ना कहीं सहमत होते हुए उस हार को स्वीकार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी बनाने की बड़ी तैयारी में है। ये है 19 तारीख की बात, जो होने वाला है अंदर खाने हमें नहीं पता, जनता को नहीं पता, दर्शकों को नहीं पता, उनके समर्थकों को नहीं पता, उनके विरोधियों को नहीं पता कि क्या 19 तारीख को होने वाला है, क्योंकि ये तो इंडिया गठबंधन जो तय करेगा वही बातें रख सकता है। पर देखिए, चौथी ये इंडिया गठबंधन की बैठक है। इससे पहले पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में हुई, उसके बाद मुंबई में हुई, और अब जो चौथी बैठक है इंडिया गठबंधन की, इंडी गठबंधन की, वो देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से पूरे विपक्ष ने ये प्लानिंग बना ली है कि अब हमें कैसे भी एनी हाउ 1 महीने के अंदर इन सीट बंटवारों को लेकर के चीजें क्लियर कर लेनी है और मैदान में उतर जाना है। और संभव तो ये भी है कि लगभग 48 घंटे के अंदर ही पता चल जाए, क्योंकि देखिए, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप तारीख का अंदाजा लगाइए, आज तारीख क्या है, और कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, और उसके बाद बैठक होने वाली है। उसके बाद क्या होगा? 18 तारीख को यूपी में बैठक, 19 का मैंने आपको बताया इंडिया गठबंधन से बैठक। अब तीसरी कौन सी तारीख रह गई? वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस को लेकर के भूमिका रखता है, या फिर जो और राजनीतिक दल है वो कांग्रेस को लेकर के क्या अपनी बातें रखते हैं? उसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक है, एक दिन बाद ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। शायद वो बैठक इसलिए रखी गई है कि अगर किसी डिसीजन से वो सहमत नहीं होते हैं या सहमत होते हैं तो उसको वो अगले ही कुछ घंटों में अमल में लाए। यानी कि पहली बार मैं ये चीज देख रही हूं कि लगातार इतने सालों में, जब से पीएम मोदी लगातार कमान संभाले हुए हैं, तो बीजेपी फ्रंट फुट पर आ जाती है,
चुनाव में सबसे पहले उतरती भी है, चुनाव की प्रक्रिया को संभालती है। चाहे विपक्ष ये आरोप लगाता रहता है कि भाई प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ये सारी चीजों में पहले उतर जाते हैं, चुनाव की बहुत ज्यादा फिक्र है, पर इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस उसी स्ट्रेटजी पर चलती हुई दिखाई दे रही है कि चुनाव में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि 10 दिन के अंदर सारे मामले को समेट लिया जाए, पूरे तमाम राजनीतिक दलों को अपनी तरफ कर लिया जाए और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार फोन घुमा रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों से बातें कर रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए भैया, तैयारी बड़ी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझ चुकी है कि फाइट हल्के में नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सतर्क हो जाना है, क्योंकि उनका आंकड़ा जो निकल करके सामने आया वो था 350 का, जो अभी से ही हुंकार भरी जा रही है कि हम 350 पार करेंगे, यानी कि पहले की तरह ही मिलते जुलते रिजल्ट सामने आने वाले हैं उनकी बातों से जो उन्होंने कहा। अब आते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष की अंदर खाने ये बातें हैं जो सूत्रों से पता चली है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ये चाहता है कि देश के हर कोने में, हर लोकसभा सीट पर विपक्ष का एक नेता उतरे, यानी कि उनकी पहली कोशिश ये है कि दूसरा कोई वोट काटने के लिए ना उतरे, विपक्ष का एक बड़ा नेता उतरे, क्योंकि जो ये वोट करते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत कई चुनावों से ये देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस या फिर विपक्ष के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि वोट ना कटे हमारा, वोट जो है कहीं ना कहीं कोई दूसरा चेहरा ना उतरे और ना दूसरे चेहरे को उतारने की जरूरत पड़े। तो ये तैयारी की जा रही है पहले से ही कि भाई ऐसे चेहरों को उतारा जाए और ऐसी पार्टियों से सहमति जताई जाए कि वोट कटने की कोई गुंजाइश ना रहे, जो विपक्ष का वोट है वो पूरा का पूरा विपक्ष को ही समर्पित रहे। तो ये चीजें आई सामने। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद ये चीजें भी निकल करके सामने आ रही है कि महज 15 दिन के बाद पूरी तरीके से मैदान में उतरने वाली है कांग्रेस। जगह जगह उनकी बैठकें तो चल ही रही है, तमाम राज्यों में चल रही है। ये केवल आप ये नहीं आके कि इंडिया गठबंधन से बैठक है या फिर उनकी सीडब्ल्यूसी जो उनकी खुद की वर्किंग कमेटी की बैठक है, तो वही बैठकें हो रही हैं। हर राज्य में अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और लगातार सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रही हूं कि तबादले हो रहे हैं, जो पद है उनको भरा जा रहा है, जो कांग्रेस के खाली पद है उनको भरा जा रहा है, क्योंकि देखिए भाजपा की नीति पन्ना प्रमुख तक है साहब, तो कहीं ना कहीं आपको वो लड़ाई पन्ना प्रमुख तक लानी पड़ेगी और अपने पदों को भरना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके कार्यकर्ता ग्राउंड पर मजबूत होंगे तो कमान भी संभालेंगे, जब पद ही खाली रहेंगे तो क्या ही संभालेंगे। तो कांग्रेस ने पहला काम ये किया है। दूसरा काम ये किया है कि भैया चाहे कोई कोई बड़का नेता कोई बुरा माने या कुछ भी हो, चाहे कितना भी बगावत करे, उन्होंने ये तय कर लिया है, मुझे लगता है कि यूथ को फ्रंट फुट पर रखना है, चाहे कोई रहे या ना रहे, पार्टी से बगावत करे या ना करे, उन्होंने एक कमान दे दी है यूथ को बहुत सोच समझ के दी है, क्योंकि भैया जहां बड़का नेता स्ट्रेटजी बनाने में रह जाता है और ग्राउंड पर नहीं उतर पाता है, वहां यूथ जो है दिल में कसक लेकर के रह जाता है कि भाई हमारे नेता फलाने फलाने स्ट्रेटजी बनाने में तो माहिर है, पर उसको ग्राउंड पर उतारने में कहीं ना कहीं कच्चे हैं। तो यूथ को इसीलिए उतारा गया है कि भाई आपको उंगली पकड़कर तो पिताजी की ही चलना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं आप आगे हैं और आप पदस्थ हैं, तो आप उन सभी चीजों को कर सकते हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं विपक्ष के खेमे में। वहीं गिरिराज सिंह सीधे सीधे पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की भी टकटकी पूरी विपक्ष की बैठकों पर है कि कब हो रही है, क्या हो रहा है, उस बैठक में कौन जा रहा है, कौन नाराज है, कौन सहमत है, ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। मैं इस बीच में गिरिराज सिंह का बयान जो उन्होंने बोला है पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर के, वो मैं यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ आपको। काफी महत्वपूर्ण उनका ये बयान हो जाता है जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही हो। देखिए बयान में उन्होंने क्या कहा है
कि ये सभी इस लालच में हैं कि किसे और कितना हिस्सा मिलेगा। ये बैठक देश हित के लिए नहीं है, ये बैठक देश के भ्रष्टाचार में फंसे लोगों को बचाने के लिए है। इनको जनता समझ चुकी है। बनारस में सभा करने चले थे, आदमी जुटाने में असफल रहे तो सभा रद्द कर दी। घोड़े की तरह मेंढक में भी नाल ठोकवाने चले थे। जिस फील के साथ मैं आपको उनका बयान सुना रही हूँ, वही फील मुझे लगता है कि बीजेपी नेता इस समय इंडिया गठबंधन की बैठक में ले रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और हम भी पक्ष होने के नाते कुछ ना कुछ तो देखिए बातें रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। और देखिए अगर नाराजगी सामने आई विपक्ष के गठबंधन से, तो फिर विपक्ष को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी टकटकी लगा करके बैठी है जनाब, कि जैसे ही कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लापरवाही होगी तो पूरा देखिए राजनीतिक रोटियां सभी सेकते हैं, कांग्रेस भी सेकती है, भाजपा भी। तो भैया भाजपा क्यों ना सेके, एक तो मौका मिल रहा है, दूसरा वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी छवि के साथ हैं। पीएम मोदी इस समय कमान संभाले हुए हैं और हैट्रिक की तलाश में ही वो हैं। कहीं ना कहीं इसलिए थोड़ा ही है कि भैया हार जाएंगे, हैट्रिक की पूरी तलाश में, और हैट्रिक की तलाश में नहीं, एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ हैट्रिक की तलाश में। एक तो होता है जीत के लिए सोचना, एक होता है जीत से ऊपर के लिए सोचना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की सोच ये नहीं है कि जीत के लिए सोचना, वो सोचते हैं कि जीत से ऊपर कितना हो सकता है। उस स्ट्रेटजी को कांग्रेस और पूरे विपक्ष को दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर इन चीजों को बहुत लाइटली निकाल दिया कि भैया हम ही हैं बढ़ के नेता, हमारा तो चला सा लंबा शासन, तो धरे के धरे रह जाएंगे और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करूं, तो कांग्रेस की रणनीतियों पर भाजपा भी चलती हुई दिखाई दे रही है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस आवाज उठाती है कि ओबीसी पूरे देश में 50 से 55% के करीब है, तो बीजेपी ये तो कहती हुई दिखाई देती है कि हमारे लिए कोई जाति महत्वपूर्ण नहीं है, ना ओबीसी, ना जनरल, ना एससी, ना एसटी, कोई कोई जाति हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए है जनता की जाति, हमारे लिए है जाति गरीब जनता की जाति। मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे बातें उन्होंने कही हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसकी आड़ में ये भी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वो आदिवासी चेहरे को उतारते हैं, क्योंकि भैया लोकसभा चुनाव पूरा देखा जाएगा कि कैसे कैसे लड़ना है। स्ट्रेटेजी तो वही है जो चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी को सामने बता दे रही है और बीजेपी उस पर अमल करती हुई दिखाई दे रही है। आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में उतारा। राजस्थान की बात करूं तो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को अपनी तरफ करने की कोशिश की, एक ब्राह्मण चेहरा उतारा गया। वहीं मैं अगर बात करूं मध्य प्रदेश की, तो वहां पर ओबीसी चेहरा उतारा गया। अब आप सोचिए, ओबीसी का साथ, सामान्य का साथ, वहीं आदिवासी समाज का साथ, तो रह कौन गया? बीजेपी कोशिश कर रही है भुनाने की, पर ये भी कह रही है, डिनाई भी कर रही है कि नहीं जी हम इस राजनीति में नहीं है, वो कर भी रही है। तो कांग्रेस के साथ बड़ी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज हो रही है कि स्ट्रेटेजी बनाने में, तरीका आजमाने में, तरीके बताने में बहुत माहिर है, पर वहीं धरातल पर लाने में थोड़ी उनके लिए मुश्किल हो जा रही है, और उसी मुश्किल का सामना उन्हें वोट बैंक में भी करना पड़ता है और सीटों में भी करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं, देखिए इस बीच में मैं क्यों कह रही हूँ कि जो रणनीतियां कहीं ना कहीं एक व्यक्ति चलाता है या बोलता है, उसकी रणनीतियों को दूसरा पक्ष भी बहुत सोच समझ के लेता है और उसी हिसाब से डिसीजन लेता है। ये मैंने इसीलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया और वहां पर बीजेपी ने तीनों वर्ग को साधने की कोशिश की। ऐसा एक एग्जाम्पल दिल्ली का मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि हम अपने देश की राजनीति से बहुत ज्यादा अवगत हैं कि भैया क्या खिचड़ी ये पकाते हैं क्या नहीं। दिल्ली में जाए तो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने फ्री तमाम सुविधा, मैं अगर एक डायलॉग यहाँ पर बोल दूं कि सब कुछ फ्री फ्री फ्री, वो वाला हाल उस समय इस समय दिल्ली में है। तो कहीं ना कहीं वो राजनीति उनकी दिल्ली में चल रही है। तो वहीं बीजेपी ने उसको भुनाया भी था। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में ये कहा कि भाई ये फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, ये फ्री में विश्वास रखते हैं, ये जनता का कहीं ना कहीं मत
खरीदना चाहते हैं, ये जनता को एक कहीं न कहीं बुरी आदत लगा रहे हैं, ऐसे तमाम बयान आए। पर वहीं अगर दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही अगले राज्यों का चुनाव देखा, तो वहाँ भाजपा ही पाई गई, जो इन तमाम चीज़ों को कर रही थी। यानी कि कम कोई नहीं, मैं शेर तो तू सवा शेर। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं कि ना भाजपा कम है, ना इधर का विपक्ष कम है और दोनों रणनीतियों पर वही चल रहे हैं। पर सामने नहीं बोल सकते हैं जनाब, क्योंकि इज्जत घट जाएगी और ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। देखिए, हम तो आकलन कर सकते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पहली कोशिश थी कि समर्थकों को भी ये बताया जाए कि कांग्रेस किस रणनीति के हिसाब से काम कर रही है और विरोधियों को भी ये बताया जाए कि आपको कितना सतर्क होने की ज़रूरत है। यानी कि कहते हैं कि भाई दुश्मन पर हमेशा नज़र रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एक दूसरे के लिए सामने ऐसे ही नज़र आ रही हैं, भाजपा कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तभी तभी गिरिराज सिंह के ऐसे बयान भी सामने आए हैं कि भैया मेंढक से तुलना कर दी और कहीं न कहीं सीधे घेर लिया कि चले थे बनारस में सभा करने के लिए, उल्टे पाँव लौट गए। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे लगातार, आपका प्यार मिलता रहेगा, आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। अगर इंडिविजुअल वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें कि आप एनालिसिस चाहते हैं तमाम मुद्दों पर अपने तरीके से बहुत सरल तरीके से अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, तभी मैं आपके कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आगे की प्रक्रिया को जारी रखूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।